हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल। मैं निशांत आ गया हूँ लेकर पार्ट 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। हमने शायद 37 तक पहले डिस्कशन पार्ट 4 तक कर लिया है। अब इस पार्ट में इस पार्ट 5 अब 38 से अपन डिस्कशन करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वेश्चन नंबर इज, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे 38 क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, अ राउंड ऑफ डिस्क, इधर देखो एक मिनट बस, हाँ, द राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of disk पूछा है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें। एक तो सबसे पहले आपको ये कोई डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा होगा और इसके सेंटर से एक जेड एक्सिस में एक एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसको अपन जेड एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो डिस्क है ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, ओके। अभी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। बट बोला है एक दूसरा डिस्क है जो I2, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, वो भी क्या कर रहा है, इसी के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये पिंक कलर का कोई डिस्क है, इसका भी इसी जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दे रखा है। तो I1 के ऊपर ही हमने क्या कर दिया, दूसरा डिस्क जो पिंक कलर का उसको रख दिया है, ठीक है ना, ओके। ध्यान से सुनना, जब जब I2 इस पे नहीं रखा गया था, जब इस डिस्क पे I2 नहीं रखा गया था, सॉरी मैं बार बार इस चीज़ को मिस्टेक कर रहा हूँ लाइक बोलने में, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब डिस्क नंबर 1 जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1 है, I1 किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क नंबर 1 का, वो जेड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ब्लैक वाला जो डिस्क है ना वो रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा था, स्टार्टिंग में कर रहा था। कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया ना, उस पर एक दूसरा डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इसी जेड एक्सिस के अबाउट उसके I1 के ऊपर रख दिया है। जब रख दिया तो एक बात बताओ, ब्लैक कलर का डिस्क पहले रोटेट हो रहा है एंड उसके ऊपर पिंक कलर का डिस्क रख दिए हो, तो जाहिर सी बात है कि वेट बढ़ गया होगा नंबर 1 डिस्क का, क्योंकि अब 2 डिस्क हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब वो धीरे धीरे रोटेट करेगा। दैट मीन्स कि अब उसका रोटेशन कंबाइंड डिस्क का ओमेगा ना रह के ओमेगा डैश रह गया होगा। डन, ये बातें तो क्लियर है ना। चलिए, अगर ये बातें क्लियर है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि सर इस केस में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इस केस में तो हम क्या कह सकते हैं, सर स्टार्टिंग में पहला वाला जो डिस्क है वो रोटेट हो रहा था ओमेगा से, तो इनिशियल तो यही है ना, एंड फाइनल क्या होगा सर, फाइनल जो कंबाइंड डिस्क है, इस कंबाइंड डिस्क का I1 प्लस I2, और ये जिस भी ओमेगा से रोटेट हो रहा है इसको मैं ओमेगा डैश बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना ये क्या है, ये फाइनल है, ठीक है ना, और ये जो आपका क्या था, ये इनिशियल केस में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, I ओमेगा। हम सभी को पता है ना एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा होता है। डन, बस हो गया। अब यहीं से हमें क्या कर देना, कैलकुलेट कर देना है। हमें क्या निकालना, ओमेगा डैश, क्योंकि बोला है कंबाइंड होने के बाद किससे रोटेट हुआ, तो कंबाइंड होने के बाद पहले वाले डिस्क पे जब दूसरा डिस्क डाल दिया है तो उसकी स्पीड अब ओमेगा ना रह के ओमेगा डैश रही होगी, और इसी ओमेगा डैश को अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 मैं बोलूँगा। कोई दिक्कत क्या। 38 का आंसर देखोगे तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 39। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे तो एक शिकायत है, लास्ट वाले
पार्ट में मैंने बोला था जितने बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में, आपने किसी बच्चे ने कोई एंगुलर मोमेंटम के बारे में कमेंट नहीं किया है। इसका मतलब मैं समझूं कि आप बस इस जो लेक्चर सुन रहे होते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए करते हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप इसको सुन के समझेंगे और समझने के बाद सारा का सारा आंसर करेंगे। और जिस तरीके से डिस्कशन करा रहा होता हूँ तो आप इस एक चीज़ सीखेंगे कि हर क्वेश्चन में हमें उसके बैकग्राउंड का सारी चीज़ें दिमाग में याद आनी चाहिए। जब आपको याद नहीं है इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई जो है आप याद करके सारा कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपको याद नहीं रह पा रहा है। आप याद करिए, अगर याद रहता है तो कॉमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलो नाउ तो क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखो क्या बोलता है। 4 point mass each of mass m are fixed at the corners of a square of side L, ठीक है ना। The square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corners of the square and parallel to its diagonal, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। As shown in the figure, the angular momentum of the square about its axis पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये कोई एक्सिस है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, एक मास यहाँ पे है, एक दूसरा मास यहाँ, एक तीसरा मास यहाँ, फोर्थ मास यहाँ। ये चारों के चारों जो मासेस रखे हुए हैं ना, ये किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे गए हैं। ये चारों के चारों मास कहाँ रखे गए, स्क्वायर के वर्टेक्स पे। डन, ओके ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि सर ये नंबर 1 वाला जो मास है ना, ये एक्सिस पे ही रखा गया है। नंबर 2 है, नंबर 3 मास है, नंबर 4 मास है, और ईच ऑफ द मास कितना है, मास m दे रखा है, ठीक। अब बोला है कि स्क्वायर जो है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब इमेजिन करो कि सारा का सारा स्क्वायर, क्या ये जो एक्सिस आपके पास ये जो है जो 1 नंबर मास से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अगर रोटेट करेगा तो ये तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का ही है जैसा हो गया ना। क्या मैं कह रहा हूँ सुनो, मुझसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा सा बात है कि पूछा गया एंगुलर मोमेंटम है। अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है और बोला है कि स्क्वायर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से कर रहा है, ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मास है 4, क्या चारों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या, नहीं भाई साहब, अलग अलग होगा। जब एक कोई पॉइंट मास रखा होता है, कोई भी पॉइंट मास किसी एक्सिस से जितना डिस्टेंस में रखा होता है, तो क्या उस केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालता हूँ, m r स्क्वायर। r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड एक्सिस, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। तो देखो 1 नंबर वाला जो मास है ना वो एक्सिस पे ही रखा है, तो 1 नंबर वाले का जो I1 मैं लिख दूँ वो कितना हो जाएगा, 0। चलो अब ऐसे ही आपको सबका निकालना है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इक्वल टू आई ओमेगा लगा होगा ना, इस I में I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये चारों I निकालना पड़ेगा। नंबर 1 मास का एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर 2 मास का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही 3 और 4 दोनों का निकालना है। तो हम निकालेंगे, आओ दिखाते हैं कैसे निकालना है। अपने को यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखते रहना। चलो नंबर 2 और नंबर 4 के लिए बात करते हैं। एक्सिस जो ड्रॉ किया गया है, क्या वो स्क्वायर का जो स्क्वायर का जो डायगोनल है, क्या इसी एक्सिस इसी डायगोनल के पैरेलल में ही एक्सिस किया गया है। दैट मीन्स आई कैन इजली से व्हाट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड एक्सिस जो कि प्लॉटेड किया गया है आर पैरेलल। हो सकता है मैं डायग्राम में बहुत इजीली क्लियरली शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आपको मैंने यहाँ लिख दिया है। मतलब मैं सीधी सीधी बात बता दूँ, एक्सिस एंड डायगोनल ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो जो 4 नंबर का जो मास है ये भी तो इसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। अरे ठीक है, ये 2 नंबर का जो मास है ये भी तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बता दो, 4 नंबर के मास के लिए एक्सिस तुम्हारा पिंक कलर का जो लाइन है सो है और आर ए हो जाएगा। 2 नंबर के मास के लिए भी आर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख दूँ सर, I2 के लिए क्या मैं मास और आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख लो, मुझे तो सिर्फ आर ही निकालना है। ध्यान दो इस आर की वैल्यू क्या होगी, और दिखाते इस आर की वैल्यू कैसे निकालना है।
क्या आर के लिए मैं बोल दूँ सर आर का डिस्टेंस वही होगा जो एक ग्रीन कलर का डिस्टेंस है? अच्छा सर, एक ग्रीन कलर का लाइन लो, ये जो ग्रीन कलर का लाइन मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मैं इस लाइन का हाफ, मतलब अगर मैं इसको P पॉइंट बोलूँ, इसको Q पॉइंट बोलूँ, ठीक है ना, और इसको R पॉइंट बोलूँ, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सर R की वैल्यू PQ के बराबर होगी? सर PQ का लेंथ कितना है? भाई PQ का लेंथ तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्यों सर? PR जो है ना, ये डायगोनल है। क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है ना। सर स्क्वायर का लेंथ है L, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √2L। सर यहाँ से PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर PQ जो है डायगोनल का हाफ है। क्या है? डायगोनल का हाफ है। तो डायगोनल कितना है? √2L/2। सर यहाँ से क्या आ गया? L/√2। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? L/√2। क्या इजीली से आई कैन इजीली राइट व्हाट? सर R की वैल्यू क्या आ गई? L/√2। नंबर 2 मास के लिए ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो 2 नंबर का मास है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? डायगोनल का हाफ, जो कि L/√2 है। सर नंबर 4 मास देखो, नंबर 4 मास, ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। इस R की वैल्यू कितनी? अगेन डायगोनल का हाफ, L/√2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ से M2 निकाल दूँ। सर M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रुक जाओ एक मिनट। M2 की वैल्यू, सर M2 तो मास M ही दे रखा है, R कितना है? L/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया? mL²/2। सर I4 निकाल दो जरा। अरे यार I4 को ध्यान से देखो, क्या I4 भी I2 के जैसा ही है? क्यों? सर 2 नंबर का मास और 4 नंबर का मास, दोनों का मास सेम है, और मास सेम है तो मैं ऐसे ही लिख दूँ mR²। अगेन क्योंकि R भी सेम है तो mL²/2। किसी कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? गुड। अब देखो 3 नंबर का मास रह गया सर। क्या ये 3 नंबर के मास के लिए ध्यान से देखते चलो, ये 3 नंबर के मास के लिए, क्या ये 3 नंबर का मास भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? हाँ जी सर। 3 नंबर के मास के लिए मैं M3 R3 का होल स्क्वायर लिखूँ। सर R3 की वैल्यू जरा बताना मेरे को। R3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? PR लेंथ के बराबर। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी देखो। क्यों? क्योंकि एक्सिस से मास का, देखो डिस्क्रीट मास सिस्टम जब पढ़ाया था तब देखना, पॉइंट मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस होता है, क्या वही R कहलाता है, स्मॉल r। ठीक है, तो PR क्या हो गया? क्या सर PR अपना डायगोनल ही है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड, हटाओ, नहीं दिक्कत है तो देखो आप ध्यान से। I3 की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? सर मास तो M3 का भी मास M ही होगा, और R की वैल्यू कितनी है? L/√2L होता है ना डायगोनल, तो √2L का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो M2L²। लो, तुम्हारे पास चारों मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सब आ गया। I1 का कितना था? 0। I2 का कितना है सर? I2 और I4 का सेम है, mL²/2 प्लस, देखो मैं समझा बहुत धीरे दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ जिससे तुमको कोई भी पॉइंट तुमसे मिस ना हो जाए। लेकिन जब खुद से भी सॉल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी 2-3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस M2L², कोई दिक्कत नहीं। तो 2mL² प्लस इतना, कितना आई आ गया टोटल का? 3mL²। आपको यहाँ पे क्या निकालना था? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या जानते हो? I ओमेगा। इस स्क्वायर का I उस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? 3mL²। ओमेगा कितना था? पहले से दे रखा था। क्या मेरा L की वैल्यू इतनी हो गई? किसी को कोई दिक्कत? 3mL² ओमेगा। सो आवर आंसर इज व्हाट? 39 का C। डन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले का PYQ का है, ठीक है ना। जेई और नीट के भी किसी एक री एग्जाम में पूछ रखा है। चलो ध्यान से देखो, अब 39 क्लियर हो गया। जल्दी से लाइक करो, समझ आया है तो लाइक करो, और कमेंट करो कि हाँ सर समझ आ गया 39 क्वेश्चन नंबर। चलो जल्दी करो तो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 40। 40 क्या कह रहा है? सुनो, विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टॉर्क। यार एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, क्या रेडियल कंपोनेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। टॉर्क के बारे में बात कर रहा है ना। 40 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखो। अगर ये कोई मोशन है, ठीक है ना,
सर्कल में कोई मोशन चल रहा है, तो अगर आपका लाइक इधर वी इधर दे दो या फोर्स लगाओ ना, फोर्स, ठीक है ना। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन, ध्यान पहले दो, अभी फोर्स में यहाँ से हटा भी देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ पहले। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अगर कोई सर्कुलर मोशन है ऐसा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सर टेंजेंशियल में वेलोसिटी होता है तो इधर क्या हो जाएगा सर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि एफसी होता है। सर एफसी और ये जो पॉइंट जो रोटेट कर रहा है आपका पार्टिकल, इसके बीच का जो रेडियस, वही रेडियस आर होता है। ये आर क्या है, रेडियस है। तो मुझे एक बात बस बता दो, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। तो रेडियल डायरेक्शन एफ सी जो आपका फोर्स है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इज इन रेडियल डायरेक्शन, हमेशा होता है ना रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। और रेडियल डायरेक्शन में ही आपका आर है, तो टॉर्क तो इस फोर्स के कारण जीरो हो जाएगा। तो रेडियल में तो कभी भी टॉर्क होएगा ही नहीं ना। तो सर दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो टॉर्क के लिए सिर्फ कौन सा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही होगा। कैसे होगा और दिखाते हैं। ये कोई सर्कुलर मोशन है, अगर ये कोई सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर लेट सपोज फोर्स तुमने कोई ऐसा लगाया है, तो रेडियल के कारण तो नहीं ही होगा, लेकिन ये जो ट्रांसफर जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, या कैसे भी कर दो, इस पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, सिर्फ यही फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क लगाने के लिए। आई होप कि आप ये बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ओके सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ट्रांसवर्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं तो कहूँगा डायरेक्टली याद ही रखो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 41। 41 क्या कह रहा है, अ कपल प्रोड्यूस, कपल क्या ही प्रोड्यूस करेगा, ओनली रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। जब आपको कपल पढ़ाया था, फोर्स कपल पढ़ाया था, तभी ये चीज़ें आपको समझाई गई थी, ठीक है। मैं एक चीज़ और एक बार और आपको बता दूं कि लेट सपोज कपल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, 1 मिनट कहाँ चला गया, हाँ, कपल फोर्स का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या होता है, कैप ऑफ बोतल। जो आप बोतल का ढक्कन खोलते हो ना, वहाँ पे क्या लगाते हो, कपल ही तो कर रहे हो, तभी तो ढक्कन नच के खुल जाता है या नच के रोटेट होके बंद होता है, तो वहाँ कपल ही तो लगता है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर की ओर और दूसरा फोर्स इधर की ओर लगाओगे तो ये बॉडी क्या करेगा, इधर के डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम तो 2 उंगली से बोतल के कैप पे यही तो करते हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस आर होता है, तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ से क्या लिखते हो, एफ इंटू, अरे 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 टॉर्क इक्वल टू, क्या हो रहा है इधर, टॉर्क इक्वल टू क्या सर, फोर्स, 1 मिनट, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू व्हाट सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर ही तो है, तो फोर्स इंटू आर, यही तो अपन एफ और आर की बात करते हैं ना। तो टॉर्क इक्वल टू मतलब आर क्रॉस एफ जो अपना चलता है ना, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल देते हैं सर, आर एफ के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो टॉर्क इक्वल टू डायरेक्टली क्या बोल देंगे, एफ आर या आर एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो कहीं भी कपल प्रोड्यूस होगा तो कपल क्या करेगा, हमेशा रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो 41 का आंसर क्या होगा, बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज द 42 क्या कह रहा है, देखो जरा, द वाइड हैंडल ऑफ स्क्रू इज बेस्ड अपॉन, चलो इसमें तुमको इसके अंदर एक और क्वेश्चन में तुमको समझाऊंगा 42 का, याद रखना वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगी। एक तो आपको बोला गया है कि वाइड हैंडल ऑफ स्क्रू किस पे बेस्ड है, तो सीधी सी बात है सर, बेस्ड होता है किस पे, आप ध्यान से देखो 42 का टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स पे। क्यों होता है और तुमको समझाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि स्क्रू का हैंडल वाइड ही क्यों करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन 42 में क्या ही बन सकता है कि स्क्रू का हैंडल वाइड क्यों होता है। अब ध्यान से सुनो, लेट सपोज ये कोई स्क्रू बनाओ, ठीक है ना, कोई नॉट बोल्ट खोलते हैं ना, चलो ये स्क्रू का क्या है, हैंडल, ठीक है ना।
लेट सपोज ऐसा कुछ करो। अपन क्या करते हैं, इस पर ध्यान से देखना। अपन क्या करते हैं सर, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाओगे तो क्या ऐसे 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 रोटेट करेगा। अरे रोटेट तो इसी पॉइंट के अबाउट कर रहा है ना, ध्यान से देखो। इसी पॉइंट को यहाँ पे कोई नॉट बोल्ट होता है उसी को तो खोलते ही हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ पे जो टॉर्क लगाएंगे तो फोर्स लगा दिया इधर, क्या इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यही आर है, पक्का ना। अगर यही आर है तो आप यहाँ पे क्या आर एफ बोल देते हैं। सर ये इतना अच्छा से नचेगा तब, ये इतने अच्छे से रोटेट तब होगा जब इसका टॉर्क ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, अच्छे से इसका रोटेशन होगा, ठीक है ना। टॉर्क ज़्यादा होगा तो रोटेशन इसका क्या हो जाएगा, मतलब नाचना अच्छे से करेगा, अच्छे से नाचेगा, ठीक है। अगर रोटेट अच्छे से होगा तो सर टॉर्क के लिए क्या आप कर सकते हो, सर फोर्स कांस्टेंट, फोर्स के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट ही लगा रहे हो तो आर जितना ज़्यादा होगा, ध्यान रहे तुम्हें, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, आर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा उतने अच्छे से रोटेट होगा, और जितने अच्छे से रोटेट होगा उतने अच्छे से तुम्हारा जो भी यूज करते हो स्क्रू का वो तुम्हारा अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू आप जितना वाइड करोगे, जितना वाइड करोगे, जितना बड़ा करोगे उतना टॉर्क ज़्यादा लगेगा, और टॉर्क ज़्यादा लगेगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। और कभी तुमसे पूछा जाए कि स्क्रू का बताओ हैंडल वाइड क्यों होता है, तो हैंडल वाइड इसलिए होता है कि सर टॉर्क ज़्यादा लगे, और टॉर्क ज़्यादा लगने के लिए किसी कांस्टेंट फोर्स के लिए फोर्स तो आप नहीं लगा सकते ना, फोर्स तो कांस्टेंट ही है। या तो तुम बहुत तेज़ी से फोर्स लगाओ, या तो तुम थोड़ा फोर्स लगाओ लेकिन हैंडल को वाइड रखो, तो तुम्हारा काम वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना, गुड। नाउ द 43 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, Which of the following is an expression for angular momentum। अच्छा, इसका हाफ क्वेश्चन इधर ही होगा। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कौन है, सीधी सीधी इतनी बात पूछी गई है आपको, ठीक है ना। देखिए इसका हाफ क्वेश्चन लाइक इधर है, हाँ, इसका ऑप्शंस यहाँ दे रखा है। एंगुलर, डायरेक्ट आपसे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पूछ लिया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगेन देखो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा जाता है, आर क्रॉस सीधा सीधा पी, आर क्रॉस पी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आराम से आप इसको याद रखेंगे। और ये तो इसका फार्मूला हो गया, आर क्रॉस पी है तो आर पी साइन थीटा लिखते हैं, बहुत तरीके से इसको अपन लिखते भी हैं। लाओ मैं थोड़ा सा लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। तो एल की वैल्यू आर पी साइन थीटा, ठीक है ना। अगर आर और पी परपेंडिकुलर हुआ, क्या हो गया, अगर परपेंडिकुलर हुआ कौन, आर एंड पी, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, ओनली आर और पी। सर पी को कुछ और भी बोलते हो, हाँ बिल्कुल भाई साहब, मास इनटू वेलोसिटी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, मोमेंटम, ठीक है ना। तो एल इक्वल टू, इसीलिए हम बार बार क्या बोल देते हैं, एम वी आर। एल इक्वल टू एम वी आर कब बोलते हैं, जब वेलोसिटी या ये मोमेंटम और आर क्या हो, जो दोनों परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है ना। चलो बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 44 में क्या बोला है, एक मिनट। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 5i + 3i - 7k अबाउट द ओरिजिन इज टाउ, ठीक है ना। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, कोई टॉर्क कितना है, टाउ है। जब टॉर्क टाउ है तो फोर्स कितना है, फोर्स को देखो 5i + 3j, 5i + 3j - 7k अबाउट द ओरिजिन है। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज आर, लीजिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आर भी दे रखा है। आर कितना है, 2i + 2j + k। या टॉर्क तो जब वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा क्वांटिटी तो भी हम निकालते हैं, तो अपन टॉर्क क्या जानते हैं, टॉर्क के लिए r क्रॉस f। अब ये टोटली प्योर आपको क्या पूछ लिया है, वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर पूछ लिया है, क्योंकि r पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है, वेक्टर है, फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सबसे अच्छा चीज़ क्या यूज करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ें हैं, या तो आप दोनों को
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी करके करो, जैसे करना है, आई क्रॉस आई करके वो सब करते रहो। नहीं तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है क्रॉस के लिए, आप डिटर्मिनेंट यूज करो। सर यहाँ पे पहले आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें आती होंगी। पहले आर है तो पहले आर का लिखेंगे, ये नहीं कि पहले एफ का लिख देना। एफ का लिख भी दोगे तो सारी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है ना। आर कितना है 2 2 1, आई का कंपोनेंट 2 है आर में, जे का इतना है। चलो फोर्स में देखो, आई का कंपोनेंट कितना है 5, जे का कितना है 3, के का कितना है -7। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगर नहीं है तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे। आई को क्या करेंगे सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 × -7 कितना होगा -14, माइनस का 3 × 1 कितना होगा 3। मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते रहो, ठीक है। और खुद से भी कैलकुलेशन करिए आप लोग। जे के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 1 मिनट। जे के लिए क्या करूँ, जे वाले जिसका भी लेते हैं इसका कॉलम, एक कॉलम छुपा देंगे और इसका रो ये छुपा दो। किसका 2 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो और -5 का 1 के साथ करो, ठीक है ना। चलिए तो जे के लिए क्या लिखेंगे, 2 × -7 अगेन माइनस का 14, -5 × 1 कितना होगा 5 होगा, प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो के का कॉलम और के का रो छुपा दो। जैसे ही छुपा दोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे, और क्या करोगे आप, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 5 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 कितना 6, -5 × 2 कितना 10। लीजिए डन हो गया। चलिए सो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, आई -14 -3 माइनस का 17, सॉरी अरे यार, माइनस का 17 माइनस जे, माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 19 प्लस के 6 - 10 माइनस का 4। सो टोटल टॉर्क आपके पास कितना आ गया, -17i माइनस प्लस 19j माइनस का 4k। देख लीजिए क्या है टॉर्क की वैल्यू, ये वेक्टर फॉर्म में आई है। चलिए मैच कर लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 44 का आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। आई होप कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। अगर डिस्कशन समझ आ रहा है भाई साहब, जल्दी से लाइक कमेंट करो, तो जल्दी करो। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 45 क्या कह रहा है, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। ओके चलिए, अगर ये बात पूछ दिया है 45 का तो सुनो, आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अगेन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या बोलोगे, देखो ध्यान से, मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट्स, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सबको पहले ही बता रखा हूँ, पिछले वाले भी पार्ट में बता रखा हूँ कि मैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सर जो भी सर्कुलर मोशन, लेट सपोज ये सर्कुलर मोशन XY प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में, ठीक है ना। ये लो, ये सर्कुलर मोशन है, ये मोशन XY प्लेन में हो रहा है, तो XY प्लेन में हो रहा है तो जेड डायरेक्शन इसका क्या कहलाएगा, ये जेड डायरेक्शन क्या कहलाएगा इसका, परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। और इसी जेड डायरेक्शन में क्या होता है, L होगा, ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, वैसे वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स, वैसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर में हो, किधर, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस भी प्लेन में रोटेट हो रहा हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर में हो। डन। चलिए सो अपना आंसर 45 का क्या आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप पढ़ेंगे तो पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देखो 45 तक डिस्कशन हो गया है और अपन 46 के लिए, 46 में क्या कह रहा है, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ L इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज हाफ देन इट्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स व्हाट। सिंपल सी बात है, अगर इसमें मेरे को बोला गया है, सुनो, सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम आपको L दे रखा है, ठीक है ना, और इसका जो रोटेशन होगा ना, मान लो ओमेगा दे रखा है, ओमेगा क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ लाइक एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर किसी भी, एक मिनट इसको हटाओ, कोई भी पार्टिकल है,
अगर ये पार्टिकल ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम एल है। डन। आपसे सिर्फ इसमें क्या पूछा है कि जब उसका मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हाफ कर दूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हाफ कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, आइए, इस सारा कुछ ओमेगा से रिलेट है। अच्छा, ओमेगा को आप एक चीज़ ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा कहला जाता है ना, तो 2 पाई एफ, एफ ही तो फ्रीक्वेंसी है। बहुत बच्चे ओमेगा का फार्मूला 2 पाई स्मॉल एल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनिशियली क्या दे रखा है, लो इनिशियली क्या दे रखा है, इनिशियली आपको बोला है कि सर मोमेंटम कितना है, एल है। तो एल का फार्मूला क्या होता है साहब, आई ओमेगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल किसका, एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का कितना हो जाता है आई, एम आर स्क्वायर ओमेगा। सर ओमेगा को मैं कुछ और लिखूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा को मैं 2 पाई और फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई होगा जब फ्रीक्वेंसी एफ होगा। ठीक है ना। तो फाइनली फाइनल क्या बोला है, फाइनल क्या बोला है कि सर जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ डैश कितना हो गया, एफ बाई 2 हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होने से एल चेंज होगा। तो एल डैश कितना हो जाएगा, आई ओमेगा डैश, आई तो अगेन एम आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ना। ओके, ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है एफ बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो टोटल आपके पास कितना आ गया एम आर स्क्वायर पाई एफ। यहाँ पे कितना है 2 एम आर स्क्वायर पाई एफ, यहाँ कितना एम आर स्क्वायर। तो आई कैन ईजिली से व्हाट कि सर जो फाइनल मोमेंटम है ना वो इनिशियल मोमेंटम का हाफ है। सो आई कैन ईजिली राइट व्हाट एल आई इक्वल टू एल बाई 2, सॉरी मतलब एल डैश। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का हाफ हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने इसमें क्या किया है सॉरी 46 में आपने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो गया है तो एंगुलर मोमेंटम हाफ हो गया। तो इससे बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम डबल हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बात शॉर्ट नोट्स जहाँ भी बनाते होगे ना, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो अपने पढ़ाई से एकदम बढ़िया एकदम फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। तो शॉर्ट नोट्स में जो आप थोड़ा थोड़ा जो पेज छोड़ते होंगे ना, उस पेजेस में छोटे छोटे लाइंस पॉइंट्स लिख लिया करें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने से फ़ायदा क्या होता है ना कि अगर ये पॉइंट्स याद रहेगा तो क्वेश्चन टेस्ट में हो या कभी भी हो तो आप वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो उतना टाइम नहीं करेंगे, से डायरेक्टली एक फार्मूला के टर्म में याद करिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 47। 47 में क्या कहता है, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन थीटा इक्वल टू इतना, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो। अरे भाई, जब टॉर्क ही जीरो हो गया तो बॉडी चलेगा क्या, बॉडी नहीं नाचेगा, बॉडी रोटेट नहीं होगा। टॉर्क जीरो का मतलब क्या है कि बॉडी विल नॉट रोटेट, तो बॉडी का रोटेशन नहीं होगा, बॉडी विल नॉट रोटेट। और बॉडी रोटेट नहीं किया इसका मतलब क्या है कि बॉडी का अल्फा नहीं है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो अब यहाँ से सारी कमेंट अपना करते रहो। कैसे कैसे कमेंट करेंगे, देखो ध्यान से। सर टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। बोला है टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आई अल्फा इक्वल टू जीरो। तो आई अल्फा जीरो, तो सर आई अल्फा जीरो कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू जीरो कर दोगे तो आई अल्फा जीरो हो जाएगा, मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर अल्फा जीरो है तो अल्फा को जीरो, देखो अल्फा इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। तो अपने को पोजीशन कितना दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। आपसे बोला कौन से टाइम में, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, ये टी क्या है टाइम है। तो क्या मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ओमेगा निकाल सकता हूँ, क्या मैं ओमेगा से अल्फा निकाल सकता हूँ। सबको समझ आ गया होगा। सर ओमेगा कैसे निकालोगे आप, डी थीटा बाई डी टी करूँगा। सर अल्फा कैसे निकालोगे आप, सर डबल डिफरेंशिएशन करूँगा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं कर दूँ डायरेक्ट, मैं मान के लो मैं पूरा ही कर देता हूँ। यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा को मैं लिखूँगा डी थीटा बाई डी टी। सर डी 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर अपॉन डी टी। कैसे लिखते हैं इसको, डी 2t क्यूब आई डी टी माइनस का डी 6t स्क्वायर। शायद मैं इस डिस्कशन में ये बहुत
स्टेप बाय स्टेप ये इजी वाला तुम्हारा मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जब मुझे मिलते हो ना डाउट में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत बार पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या अलजेब्रिक का है, अलजेब्रिक में क्या है, 2 को मैं बाहर कर दूँ तो सर डी टी क्यू बाई डी टी, माइनस 6 को बाहर कर दूँ क्योंकि 6 कांस्टेंट है ना, किसी भी अलजेब्रिक के साथ कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर सकते हैं, टी स्क्वायर बाई टी टी। ध्यान से देखिए, क्या ये x टू दी पावर n का हो गया, इसमें क्या लिखते हो एन एक्स एन माइनस 1, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2, 3t स्क्वायर माइनस 6, टी स्क्वायर क्या लिखोगे 2t, यहाँ से कितना आ गया 3 टू जा 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये क्या आपके पास आ गया है ओमेगा की वैल्यू 6t स्क्वायर माइनस 12t। लेकिन मुझे तो अल्फ़ा निकालना था ना, तो अल्फ़ा को मैं d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैं लिख सकता हूँ सर डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख दूँ सर, डिफरेंशिएशन कर दूँ किसका 6t स्क्वायर माइनस 12t का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सर यहाँ मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, देखो 6t स्क्वायर का 6 बाहर निकाल दो, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, डन, माइनस 12t का क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो अल्फा इतना हो गया। लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, बाद में रुक जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से लिख देंगे सर 12t माइनस 12 की वैल्यू कितना 0, क्योंकि अल्फा शुड बी 0। तो सर 12t की वैल्यू किसके बराबर 12 के बराबर, t की वैल्यू किसके बराबर सर 12 बाई 12 कितना होता है 1, तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। तो व्हील जो है व्हील नाचेगा नहीं, व्हील क्या हो जाएगा, व्हील स्टॉप, ठीक है ना, व्हील रोटेट नहीं करेगा। कोई दिक्कत, चलो आई होप आप ये सारे के सारे पॉइंट समझ रहे होंगे, डन। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा t इक्वल टू 1, 47 का ए आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 48। 48 क्या बोलता है, एक मिनट चलिए 48, अ बॉडी इज लोकेटेड, अ बॉडी इज लोकेटेड एट 1,1,1 एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। देखो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से, ये तो तुमको बस उल्लू बनाया है, ये तो तुमसे बस वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर। देखो फोर्स की मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मतलब फोर्स को यहाँ पे तुमसे चाहता है कि तुम वेक्टर के फॉर्म में लिखो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। अरे यार ये तो आसान से क्वेश्चन है, सुनो, टॉर्क आपसे पूछ लिया है, अब पोजीशन वेक्टर आपको आर कितना दे रखा है 1,1,1, इसका मतलब क्या होता है एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स थोड़ी ना है, क्या लिखेंगे इसको आई प्लस जे प्लस के, ये क्या है पोजीशन वेक्टर। सर फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान से, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है सर 2 न्यूटन, किस डायरेक्शन में है आई प्लस जे। सर यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दूँ सर, आई प्लस जे का यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बताने कौन आता है यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में है आई प्लस जे में है, तो सर आई प्लस जे जो डायरेक्शन है ना, इसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। मैं ऐसे लिख दूँ इसका यूनिट वेक्टर। सर इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर अपॉन आई प्लस जे का क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो फोर्स क्या लिखेंगे 2 आई प्लस जे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √1² प्लस 1² √2, यहाँ से 2 से इसको काटो तो √2 आई प्लस √2 जे। तो फोर्स को देखो मैंने किस में बना दिया वेक्टर क्वांटिटी में, √2 आई प्लस √2 जे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, गुड। अगर नहीं है तो अगेन आपसे बोला है कि टॉर्क निकालिए, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो फिर से मैं अगेन वही कर दूं आई, अब मैं जल्दी इसका कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पीछे देखना मैंने ऐसे ही डिटर्मिनेंट फिर से यूज किया ही है, ठीक है ना। आर कितना है 1,1,1, ठीक है ना, ये कितना है √2,√2, के में है क्या, देखो तो फोर्स में अगर के में नहीं तो 0 के लिख सकता हूँ ना, के अगर नहीं है तो यहाँ पे 0। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले क्या करूँ आई लेना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको 1 × 0 0 0 माइनस √2 माइनस जे लिखो,
जे के लिए क्या करोगे, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, √2 का 1 के साथ, अगेन 0 माइनस √2 प्लस के, हटाओ यहाँ पे, प्लस के लिए क्या लिखोगे, 1 का √2 के साथ माइनस 1 का √2 के साथ, डन। तो √2 माइनस √2, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का √2 आई कैप, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √2 जे कैप। सो दिस इज आर द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। सो 48 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 49। ओके, 49 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज ऑन अ स्मूथ horizontal table and moves in a circular path of radius इतना, the height of the table from the ground। अच्छा रुको, इसको मैं डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना। तो लो, पहले तो ये सर्कुलर पाथ दिखाइए आप, ठीक है ना। अब कोई एक यहाँ पे मास है, ठीक है ना, मास की वैल्यू कितनी है 2 kg, और एक कैसे जा रहा होगा, ध्यान से देखो, क्या मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ दिखा दूँ, सर वेलोसिटी इसका इधर होगा, और जिस सर्कुलर पाथ में देखो, ये जो सर्कुलर पाथ है जो मूव कर रहा है ना, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है r। सर r की वैल्यू कितनी है 0.6 मीटर। डन। सेकेंड लाइन पढ़ो, द हाइट ऑफ द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.8 मीटर, ठीक है ना, 0.8 मीटर, मतलब ये कोई ना कोई टेबल पे रखा होगा, टेबल ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, लो मैं ये बोल दूँ सर, ये है 0.8 मीटर, ठीक है ना। इफ़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 12 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड ओमेगा बोला है, ओमेगा, द मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो सर्कुलर है ना, ये जो मास है ना, इस मास का ओमेगा इस डायरेक्शन में कितना है 12 रेडियन पर सेकेंड। किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड राइट अंडर द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए देखो, सेंटर के जस्ट नीचे मैंने क्या बनाया है, ग्राउंड का कोई भी पॉइंट ले लिया है। क्या यहाँ से ये ग्राउंड का जो डिस्टेंस है 0.8 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पहले भी जेई वाले में पूछ चुका है, इंजीनियरिंग वाले में, और ये बहुत अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपने को लो, इसका पॉइंट मैं ओ मान लेता हूँ, ये ओ पॉइंट है। आपसे पूछा है कि इस v वेलोसिटी के कारण, सुनो यार, इस v वेलोसिटी के कारण इसी v के डायरेक्शन में क्या मोमेंटम हो जाएगा, ये तो सबको पता है ना, इसमें तो कोई बहुत दिक्कत तो है भी नहीं, क्योंकि सर जिधर वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हटाओ, ये सबको क्लियर है। चलिए, अगर सबको क्लियर है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखाना क्या है कि सर ओ पॉइंट के अबाउट में, सर तो ओ पॉइंट के अबाउट में हम क्या, जिसके अबाउट में पॉइंट का रोटेशन करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट में मुझे चाहिए होता है, एंगुलर मोमेंटम ही है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ही है तो इस ओ पॉइंट के अबाउट में कितना, सर इस ओ पॉइंट के लिए क्या मुझे एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, R क्रॉस P लिखते हैं ना, R क्रॉस P। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, RP साइन थीटा। सर R तो ये हो गया, ये R क्या होता है, सुनो, ये R क्या है, ये R होता है डिस्टेंस, सुनो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है जहाँ पे तुम P को दिखा रहे हो, जहाँ तुम मोमेंटम दिखा रहे हो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और वो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इस O और इसका नाम मैं T दे देता हूँ, तो OT डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, OT डिस्टेंस ही R वेक्टर है यहाँ पे, जो कि पोजीशन वेक्टर बोलते हो, ठीक है ना। सर ये कितना हो जाएगा, OT का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो, √0.8 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, क्या है इसकी वैल्यू √1 हो जाएगी, तो 1 मैं बोल दूँ, 1 मीटर है ना। चलो ध्यान से देखते रहना इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा रब करूँगा, देखते रहना कि थोड़ा सा आप डायग्राम और अच्छे समझे। सबसे मेन जो गेम है यहाँ पे किस चीज़ का है, सो सुनो, एंगल निकालना है आपको। सर RP साइन थीटा, ये थीटा क्या होता है, R और P के बीच का एंगल। सर P तो हो गया इधर और R हो गया इधर, है कि नहीं है, ये तुम्हारा रेडियस है, इस R को मैं यहाँ पे रेडियस लिख देता हूँ,
और ये जो आर जो येलो कलर वाला ये क्या है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सर आर और पी के बीच में एंगल तो यही है, सर ये एंगल कितना होगा, सर ये जितना एंगल होगा। क्या ये थीटा तुमको निकालने आएगा, हाँ जी साहब ये थीटा निकाल लो, अरे जो निकालना है वो निकालो। क्या ये थीटा को अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो मुझे अगर साइन थीटा निकालना हो तो क्या मैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच 0.8/1 लिख सकता हूँ, 4/5। और साइन थीटा 4/5 का मतलब क्या होता है 50, सॉरी थीटा इक्वल टू 37, ठीक है ना। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, 1 मिनट रुक जाओ, साइन थीटा पी बाई एच, ए है पी और ए है एच, तो 4/5, 1 मिनट। ट्रायंगल अपन याद करते हैं ना, ए वाला, अगर ए 3 है तो ए 5 है तो इसको 4 होना पड़ेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 53, सॉरी तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ये ट्रायंगल याद रखो आप लोग भी, मैं ऐसे याद नहीं रखता हूँ तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, ये एंगल कितना हो गया अपने पास, ये एंगल कितना है सर 53, ठीक है ना। अगर ये एंगल 53 है तो ये साइन थीटा, ये थीटा एंगल कितना हो गया यहाँ पे 53, तो यहाँ से निकालो। अब एल की वैल्यू निकालिए, 1 मिनट, हाँ एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो सारा गेम। और एक बात बता दूँ, ये सॉल्यूशन में आपका इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है ना, उस आंसर पे मत जाना। तो एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम वी आर साइन थीटा। सर आर की वैल्यू कितनी है, रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पे लिखो आर की वैल्यू तो 1 है। सर पी को क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास, हाँ पी मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो आर कितना है आपका 1, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है सर 2 kg है। सर वेलोसिटी कहाँ, वेलोसिटी तो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, v इक्वल टू क्या आर ओमेगा लिखते हो। देखो इस आर से कंफ्यूज मत होना, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, देखो वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा। सर यहाँ रेडियस कितना दे रखा है 0.6 है, इंटू ओमेगा कितना है 12 है, तो 12 6 72, ठीक है ना। तो 7.2 बोल दूँ मैं, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। किसी कोई दिक्कत है क्या, हटाओ। तो L की वैल्यू कितना लिखोगे, एम आर पी साइन थीटा ना, तो R की वैल्यू 1 है, P के लिए क्या मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2 kg है, V की जगह पे क्या लिखोगे 7.2, तो RP हो गया। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 53 के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे 0.6, देखो ध्यान से, साइन 53 के लिए ये जो थीटा आप ले लोगे ना, साइन 53 3/0.6/1, तो 0.6/1 को 3/5 ही तो लिखते हैं अपन। चलिए यहाँ से L की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, नीचे 10 इधर भी 10, तो 6 2 जा 12, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 16 एक 17 का 7, ठीक है ना, 1 7 7 8 874 L की वैल्यू, अरे यार क्या, L की वैल्यू 874/100, टोटल कितना हो गया, ध्यान से देखो 8.74, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऐसा कोई है क्या, हाँ बी ऑप्शन देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अरे यहाँ पे 6 है ना, सॉरी ये 6 है, 864 है, कैलकुलेशन करो 864 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया 8.64 इज द करेक्ट आंसर। आपके साथ सॉल्यूशन में 14 दे रखा होगा, वो गलत है, ठीक है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन से, इसमें सारा गेम जो है ना थीटा का है, ठीक है ना। एंगल को ध्यान से देखो, अपने को ओ पॉइंट के अबाउट में चाहिए, और एंगल हमेशा क्या होता है आर और पी के बीच का डिस्टेंस, ठीक। चलिए आई होप कि ये जो लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 50 में क्या बोलता है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m rotating along a circular path of radius r with uniform speed is l, then centripetal force acting of the particle is what, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो 50 में क्या मुझे एंगुलर मोमेंटम, जो कि बार बार मैं कह रहा हूँ एम बी आर,
अपन जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखो तो L/mr, ठीक है, अच्छी बात है यार, वेलोसिटी इतना तो जानते हैं। सर हमको सेंट्रीपिटल, अभी तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए देखो यार, ये कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो v अगर आप इधर लेते हो, ये रेडियस इसका r है, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगता है तो इधर क्या लगेगा सर, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC भी लगता है। सर AC कितना होता है, AC ω²r, या नहीं तो AC के लिए क्या बोलते हैं अपन, v²/r। एक्सेलरेशन है मास से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई मास m है तो मास इंटू AC ही तो होता है। मास इंटू AC होने का मतलब है m ω²r, नहीं तो v के टर्म में यहाँ दे रखा है ना, तो m v²/r, कोई दिक्कत नहीं। तो मास को m v² है ना, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, L/mr का होल स्क्वायर/r। तो FC आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, m L² अपॉन m² r², r/1 को क्या लिखूँगा, 1/r, एक m से m कट गया, L² अपॉन mr³। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया इस केस में, देख लो, मैच करो, L² अपॉन, हाँ इसमें कोई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, L इतना है। तो चलो इसमें करेक्ट कर लेना, 50 के आंसर में यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही मैच होने वाला है, अगर नीचे mr³ रहता तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसके आप ऑप्शन नंबर ऐसे फर्स्ट, ऐसे चारों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे दिखाना हो तो नीचे वाले r को r³ कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला L² अपॉन mr³। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलो बढ़िया। तो अभी इस पार्ट को यहीं पे रखते हैं 50 तक, एंड देन इसके बाद अपन क्या नेक्स्ट पार्ट में, ये जो, एक मिनट, नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, टॉपिक 6.4, ये 6.4 का ही अब बच रह गया है। 51 से लेकर कितने क्वेश्चन है, अपन अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, ये लास्ट टॉपिक का रहेगा इसमें, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और बड़े मेहनत के साथ आप मतलब कॉन्सेप्ट को सीखो और कैलकुलेशन अपना बस अच्छा करो, फिजिक्स में नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय से पढ़ाई करो, ठीक है ना।